हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में हम शनवंशी को देखते हैं जो कि हाथ में फ्लावर्स लिए मैरिज ब्यूरो में खड़ी हुई थी। वंशी को उसकी मदर की कॉल आई और वो पूछने लगी, क्या तुमने अपना सर्टिफिकेट ले लिया? मेरी बात याद रखो, अगर तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट पर तुम्हारी वजह से कोई असर पड़ा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। वंशी ने ये कहकर फोन बंद कर लिया कि उसको पता है, वो फिक्र ना करे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से एक आदमी बहुत सारे लड़कों को लेकर वंशी के पास आया। उस आदमी ने उन लड़कों से कहा कि वो वंशी को हेलो कहें। वंशी उससे पूछती है कि वो सब अनमैरिड है ना, क्या उसने चेक कर लिया? जिस पर वो आदमी बताने लगा कि वो फिक्र ही ना करे, उसने सब कुछ बहुत अच्छे से चेक कर लिया था। तो शनवंशी उनको बताने लगी कि जिसको भी वो चूज करेगी उसकी एनुअल पे 20 मिलियन होगी। जब उसकी जरूरत होगी तो वो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए और जब जरूरत नहीं होगी तो वो वहाँ से गायब हो जाना चाहिए। फिर वो उनकी तरफ देखने लगी कि वो किसको चूज करे, तो सब यही कह रहे थे कि मुझे चूज करो। तभी वहाँ पर वंशी का असिस्टेंट जियांगली आ गया। उसने वंशी को रोका और एक साइड पर ले गया। साइड पर ले जाकर उसने वंशी को एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया जो उसका अपना था और उसको कहने लगा कि वो ये सब कुछ छोड़ दे क्योंकि उसका मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है और उसके पहले से ही किसी और के साथ शादी हुई है। वंशी ने मैरिज सर्टिफिकेट ओपन करके देखा और सोचने लगी कि उसकी शादी कब, किससे और कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि वंशी घर आ गई थी। उसको देखकर वहाँ खड़ी लेडीज बातें करने लगी कि वंशी शू फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर है। उसकी मदर एक मिस्ट्रेस है। उसकी मदर ने और मिसेस शू ने एक ही दिन बर्थ दी थी। मिसेस शू तो ज्यादातर बीमार रहती हैं, तब से वो मिस्ट्रेस और वंशी इसी घर में रह रही हैं। वंशी को तो उनकी बातों की परवाह नहीं थी। वो अपनी स्कूटी खड़ी करने लगी जब उसकी मदर शिवधन बाहर आई। जंग शिवधन ने उन सारी लेडीज को चुप करवाया और वंशी के पास आ गई। वो वंशी से आकर कहने लगी कि आखिर वो इतना लेट क्यों हो गई थी। फिर वो उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले गई। अंदर ले जाकर वो उससे पूछने लगी कि जिस काम के लिए उसने भेजा था क्या वो काम मुकम्मल हुआ भी था या नहीं। वंशी ने उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और कहने लगी कि ये आखिरी बार था जब उसने अपनी मदर की अनरीजनेबल रिक्वेस्ट मानी थी। तभी वहाँ पर शू फैमिली की रियल डॉटर शनियल आ गई जिसकी एंगेजमेंट बू जीचन से होने वाली थी। वो आकर वंशी से पूछने लगी कि उसकी शादी हो गई है, आखिर उसका हस्बैंड कौन है, जरूर वो बहुत ही अच्छा होगा। वंशी को पता था कि वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है, इसलिए वो चुप रही। जबकि उसकी मदर कहने लगी कि क्या अच्छा होगा, वो जैसे खुद है उसने किसी पुअर मैन से ही शादी की होगी। वंशी के फादर वनजोंग भी वहाँ पर आ गए और उनसे पूछने लगे कि आखिर वो सब वहाँ पर क्यों खड़ी हुई थी। फिर वंशी के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देखकर उससे पूछने लगे कि उसने किससे शादी की थी। वंशी ने दिखाना चाहा लेकिन उसके मदर बोले कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वंशी की शादी किससे हुई है, उसकी शादी हो गई है, बस ये बहुत है। वंशी को बुरा तो लगा लेकिन फिर वो चुप हो गई। तो वनजोंग बताने लगे कि आज उनके घर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए उन लोगों को कोई भी गलती नहीं करनी। शिवधन ने पूछा कि आखिर कौन से गेस्ट आ रहे हैं, तो वनजोंग ने बताया कि बो जिंगचू आने वाला है। वंशी को वो नाम फेमिलियर लगा तो वो बो जिंगचू के बारे में पूछने लगी। वन्य ने बताया कि वो बो जीचन का अंकल था जिसकी एज 28 इयर्स है और बो फैमिली का चार्ज अब उसी के पास है और इस वक्त वो पूरी कंट्री का स्पोक्सपर्सन था। वंशी ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ओपन करके देखा तो वहाँ पर जिंगचू का ही नाम लिखा हुआ था। इससे पहले कि वंशी किसी को कुछ कह पाती, शोर मच गया कि बो जिंगचू आ गया है, तो सब लोग उसको धक्का देते हुए बाहर की तरफ भाग गए। उधर ड्रामे का मेन लीड बो जिंगचू गाड़ी से उतरा तो सब लोग जाकर कमरे में लेट करने लगे। वो ऐसा करने में कामयाब हो गई और आकर जब उस आदमी शादी कर लेगा, उनके पीछे आ गई और आकर जब जिंगचू को देखा तो उसको पता चला कि वो वही आदमी है शादी के लिए उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर लगी हुई थी। वंशी ने उसको हस्बैंड कहकर आवाज देनी चाहिए लेकिन इतने रश में उसको आवाज नहीं गई। वंशी ने उसको वहाँ पे क्या करने की कोशिश की तो उसको धक्का लगा जिसकी वजह से कुछ नहीं बोली तो सब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। उसका हस्बैंड है, कहा कि उसका चेहरा गौर से देखे कि उसने उसको पहचाना। जिंगचू ने उसे पीछे कर दिया और कहने लगा कि वो फासला रखे, वो पहले से ही शादीशुदा है। वंशी ने जिंगचू से कहा वो उसे बताना चाह रही है वो उसकी वाइफ थी। फिर उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और उसे कहने लगी कि वो गौर से चेक करे, वो उसी की पिक्चर है ना। वन्य के फादर को लगा कि वो एम्बैरेस कर रही है तो उन्होंने उसे अपनी तरफ खींचना चाहा लेकिन वंशी का पास स्लिप हुआ और वो गिरने लगी थी। जब जिंगचू ने उसे पकड़ लिया, नीर गुस्से से वंशी से पूछने लगी कि वो क्या कर रही थी। जब वो अचानक बोलने पर जिंगचू को होश आया और उसने वंशी को छोड़ दिया तो वो नीचे गिर गई। फिर वो जल्दी से वापस गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते वो वंशी से कह गया कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो उसकी फैमिली को इस दुनिया से ही मिटा देगा। अब हम वंशी को देखते हैं जो कि अपनी लैब आ गई थी। जियांग उसको असिस्ट करते हुए उसको बता रहा था चक्कर आने लगे तो वन्य डॉक्टर बैन को सर्च करने की कोशिश की है ताकि पता कर
गया तो वनियन वंशी को वहीं छोड़कर बाहर आ गई। कहा कि वो उसी काम की बात बताई जिस पर जियांगली ने बताया कि जिंगचो ज्यादातर अपनी कंपनी में ही होता है, लेकिन बहुत सारे गार्ड्स उसको हमेशा घेरे रखते हैं, जिसकी वजह से उसे मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वंशी बोली कि वो इस बात की फिक्र न करे, उसके पास अपने तरीके हैं। और फिर वो दिल में सोचने लगी कि अपनी कंपनी की लिस्टिंग के लिए उसको वो जिंगचो से डाइवोर्स लेनी ही होगी। कुरियर पर्सन का भेष बदलकर जिंगचो की कंपनी में एंटर हो गई, लेकिन जब उसके ऑफिस के करीब पहुंची तो जिंगचो के असिस्टेंट ये ने उसे रोक लिया। असिस्टेंट उससे पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। वहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑफिस था, इसलिए वो वहाँ पर एंटर नहीं हो सकती। असिस्टेंट सिक्योरिटी को बुलाने लगी, लेकिन वंशी ने कहा कि वो कुरियर पर्सन है और वो डिलीवरी खुद करेगी। तभी वहाँ पर जिंगचो भी आ गया और आकर वंशी से पूछने लगा कि वो वहाँ पर भी आ गई। वंशी ने उसको बताया कि वो कुरियर पर्सन है, तो वो कहने लगा कि इसका मतलब उसने आज ही रजिस्टर किया होगा। लेकिन जब उसके असिस्टेंट ने कार्ड चेक किया तो उस पे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। वंशी कहती है कि अगर उसको वहाँ पर तसल्ली हो गई हो तो वो उसके साथ कोऑपरेट करे। असिस्टेंट वहाँ से चली गई और जिंगचो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वंशी पहले तो खड़ी उसको देखती रही, फिर उसके पास जाकर बोली कि उसने जो कुछ भी कहा था वो भले ही झूठ था लेकिन सच था। उन दोनों की सच में शादी हो गई है। उसके बार-बार एक ही बात करने पर जिंगचो तंग आ गया। वो खड़ा हुआ और उससे कहने लगा कि अगर वो सच में कपल है तो इसका मतलब उन्हें अपनी शादी मुकम्मल करनी चाहिए। उसने अपना कोट उतारकर साइड पर रखा और वंशी को उठाकर टेबल पर बिठा दिया। फिर वो वंशी के करीब हुआ तो वंशी उससे पूछने लगी क्या था, वो क्या करना चाहता था। जिस पर पहले तो उसने एक स्माइल दी, फिर सीरियस होकर बोला कि उसकी शादी हो गई है, पर अगर ना भी हुई होती तो वो कभी भी वंशी से शादी न करता, इसलिए वो उसकी जान छोड़ दे और सीजन के पीछे जाए। इससे पहले कि वंशी कुछ कहती, जिंगचो की सिस्टर ने आकर बताया कि ओल्ड लेडी गुम हो गई है। ये बात सुनकर वो पैनिक हो गया और गलती से उसके लिप्स वंशी के लिप्स के साथ टच हो गए। वो जल्दी से पीछे हुआ और वहां से जाते हुए वंशी से बोला कि अगर आज के बाद उसने उसे हरास करने की कोशिश की तो वो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। उसके बाद सुनकर वंशी को गुस्सा आया कि उसने कब हरास किया, इस तो पहले जिंगचो ने की थी। इसके बाद वंशी अपने घर जा रही थी और साथ-साथ अपने असिस्टेंट जियांगली से बात भी कर रही थी। वंशी ने उसको बताया कि जिंगचो ने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया। उसको लग रहा था शायद वो उसे सेड्यूस करने के लिए वहां पर गई है। वंशी का सारा ध्यान फोन पर था, इसलिए उसके सामने नहीं देखा और सामने खड़ी ग्रैंडमा से टकरा गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर जियांगली ने उससे पूछा कि क्या वो मर गई है। इस पर वो कहने लगी कि वो भी नहीं मरी। फिर वो ग्रैंडमा से पूछने लगी कि क्या वो ठीक है। ग्रैंडमा ने जब उसकी तरफ देखा तो जल्दी से बोली कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। उसके बाद सुनकर वंशी सोचने लगी कि वो तो 22 ईयर से सिंगल थी, भला फिर अब दो हस्बैंड कहां से आ गए। वंशी ने ग्रैंडमा से पूछा कि उसके ग्रैंडसन का नाम क्या है, लेकिन ग्रैंडमा को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। ग्रैंडमा कहने लगी कि उसके ग्रैंडसन का जो भी नाम है लेकिन उनको बहुत अच्छे से पता है कि वंशी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। वंशी ने उनके पास एक कार्ड देखा जिस पर उनकी ग्रैंडसन का नंबर लिखा हुआ था। उसने जल्दी से उस पर कॉल की तो दूसरी तरफ से जिंगचो ने कॉल पिक की। वंशी उसको बताने लगी कि उसकी ग्रैंडमा वंशी के साथ है, लेकिन ग्रैंडमा ने जल्दी से उसके हाथ से फोन छीन लिया और कहने लगी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ है, इसलिए वो उसके पीछे ना आए। फोन बंद होने के बाद जिंगचो ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि क्या उसे ग्रैंडमा को फोर्स के जरिए से वापस ले आना चाहिए। असिस्टेंट कहने लगी कि डॉक्टर ने बताया था कि उनकी जो कंडीशन है वो जैसा चाहती है वैसा हो तो बेहतर है। वैसे भी उस लड़की ने खुद से कॉल की थी, इसका मतलब है कि वो पूरी पिक्चर नहीं होगी। वंशी अपने घर गई तो ग्रैंडमा भी पीछे पीछे उसके घर चली गई। वंशी उससे कहने लगी कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं है, उनको कोई गलतफहमी हुई होगी। ग्रैंडमा बोली कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और वो आजकल उसके साथ ही रहेंगी। फिर उसे कहने लगी कि वो उसके लिए पानी लेकर आए। जिंगचो ने वंशी को मैसेज किया कि वो उसकी ग्रैंडमा का ख्याल रखे, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए उनको स्ट्रेस पे नहीं दिया जा सकता। वंशी ने रिप्लाई किया कि उसने कोई चैरिटी हाउस नहीं खोल रखा, भला वो ऐसे ही उसके ग्रैंडमा का ख्याल क्यों रखे। तो जिंगचो ने उसे 2 मिलियन सेंड कर दिए। इतने पैसे देकर वंशी ने बोल दिया कि ठीक है वो उसकी ग्रैंडमा का ख्याल रखेगी। फिर ग्रैंडमा से बोली कि वो इतनी भी लालची नहीं है जो उसके ग्रैंडसन ने उसे इतने पैसे भेज दिए थे। जबकि ग्रैंडमा उसको देखकर सोच रही थी कि इस बार वो आई है तो उसे अपने साथ लेकर ही वापस जाएंगी। इसके बाद ग्रैंडमा वंशी के साथ रहने लगी। वो उसके साथ रहकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। वंशी उनके हर मोमेंट की पिक्चर्स बनाकर जिंगचो को सेंड करती रहती थी। जिंगचो मीटिंग में था जब वंशी ने उसे ग्रैंडमा की पिक सेंड की। जिंगचो वो देख देख कर हंसने लगा। असिस्टेंट ने जब उसकी तरफ देखा तो उसका ध्यान मीटिंग की तरफ करवाया। जिंगचो अपने ऑफिस में था और ग्रैंडमा की वीडियो देखकर स्माइल कर रहा था। जब असिस्टेंट उसके पास आकर पूछने लगी कि क्या वो ऑनलाइन डेट कर रहा है, जिंगचो ने जल्दी से फोन साइड पर कर दिया और उससे पूछने लगा कि क्या उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। उसने अभी तक एक वर्कर को नहीं बुलाया जो आकर उनका एसी ठीक कर सके। वहीं दूसरी तरफ वंशी इस बार मेंटेनेंस वर्कर बनकर वहाँ पर आई थी। रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने उसको देख लिया और मोबाइल पर उसकी पिक मैच की। फिर उसको कहने लगा कि वो वहाँ से चली जाए। वंशी ने उसको बताया कि इस बार वो डिलीवरी सर्विस के लिए नहीं आई है, लेकिन वो लड़का बोला कि जो भी है वो वहाँ से चली जाए। वंशी को समझ आ गई कि वो उसको अंदर नहीं जाने देगा, तो वो जाकर
जाकर दूसरी तरफ पड़े सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर में असिस्टेंट वहाँ पर आई और वंशी से पूछने लगी कि वो आज फिर से वहाँ पर आ गई। वो वहाँ पर बैठी है तो बैठी रहे, जिंगचू वैसे भी उस पर ध्यान नहीं देगा। फिर वो रिसेप्शन वाले लड़की से पूछने लगी कि क्या अभी तक मेंटेनेंस वर्कर नहीं आया। तो वंशी जल्दी से खड़े होकर बोली कि क्या वो उनको इतनी बड़ी इंसान नजर नहीं आ रही। असिस्टेंट को उसकी बात पर यकीन नहीं आया तो वंशी ने उसको अपना सर्टिफिकेट दिखाया। तभी वहाँ पर जिंगचू भी आ गया, जो थोड़ी देर पहले वंशी से बात कर रहा था ग्रैंडमा के बारे में। वंशी ने उसको अपनी लोकेशन सेंड की थी और लोकेशन देखकर वो जल्दी से नीचे आया था। उसने वंशी को वहाँ पर देखा तो उसके वहाँ आने की वजह पूछने लगा। वंशी ने उसको सारी बात बताई और कहने लगी कि उसके रिसेप्शन वाले लड़के ने उसको अंदर नहीं आने दिया। क्या वो लोग खुद ही लोगों को बुलाकर उनकी ऐसे इंसल्ट करते हैं। उसके बाद सुनकर जिंगचू ने उस लड़के को जॉब से निकाल दिया। फिर असिस्टेंट वंशी को ऊपर छत पर ले गई ताकि वो एयर कंडीशन चेक कर सके। जब उसका काम खत्म हो गया तो जिंगचू भी वहाँ पर आया और आकर उससे कहने लगा कि अब उसकी कंपनी में कोई भी खराबी नहीं होगी, इसलिए वंशी को वहाँ पर आने की जरूरत नहीं। वंशी ये कहकर चली गई कि ठीक है, वो नून के टाइम पर मिलेंगे। और जिंगचू सोचने लगा कि आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ। जिंगचू अपने क्लाइंट्स के साथ लंच करने के लिए रेस्टोरेंट गया। असिस्टेंट वहाँ पर खड़ी वेट्रेस को चेक करने लगी कि कहीं उनमें से कोई वंशी ना हो। जिंगचू ने उसको रोका और कहने लगा कि वंशी वहाँ पर कैसे आ सकती थी, लेकिन जैसे ही वो चेयर पर बैठा तो वंशी शेफ के कपड़ों में आकर उनसे पूछने लगी कि क्या उनको खाना अच्छा लगा था। वंशी की आवाज सुनकर जिंगचू, जो अभी अभी चेयर पर बैठा था, वो नीचे गिर गया। फिर खड़ा होकर वो वंशी से पूछने लगा कि अगर वो शेफ है तो क्या उसके पास सर्टिफिकेट है। वंशी ने उसको अपना सर्टिफिकेट और साथ साथ 2-3 मेडल्स भी दिखा दिए। फिर वंशी उसके पास होकर बोली कि वो उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेता कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, वो मैरिज ब्यूरो में जाकर पता करवा सकता है। लेकिन जिंगचू ने अपने गार्ड से कहकर उसको वहाँ से निकलवा दिया। वंशी बाहर आकर गुस्से से बैठ गई और ग्रैंडमा के ग्रैंडसन यानी जिंगचू को ही मैसेज करने लगी। जिंगचू ने उसे पूछा कि वो ग्रैंडमा से मिलना चाहता है तो क्या वो उसके घर पर आ सकता है। वंशी ने उसे अपने घर की लोकेशन सेंड कर दी और कहा कि वो किसी भी वक्त अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ सकता था। वो अभी जिंगचू से बात कर ही रही थी कि वहाँ पर जीचन आ गया। जीचन आकर उसे कहने लगा कि क्या वो उसके पीछे आई थी और उससे बदतमीजी करने लगा। वंशी वहाँ से जाने लगी, लेकिन जीचन ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगा कि वो उसे 100,000 एक मंथ का पे करेगा अगर वो उसके साथ रहेगी। इससे पहले कि वंशी उसे कोई जवाब देती, वहाँ पर जिंगचू आ गया और आकर जीचन से पूछने लगा कि वो क्या कर रहा था। जिंगचू को वहाँ पर देखकर जीचन डर गया। फिर जिंगचू ने उसे वहाँ से जाने को बोला तो जीचन भाग गया। वंशी भी वहाँ से जाने लगी तो जिंगचू उससे बोला कि वो उससे डील कर ले, वो जीचन वाला मसला हल करने में उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके बाद वो उसे बॉदर नहीं करेगी। तो वंशी भी उसके साथ डील कर लेती है। अब हम देखते हैं कि जिंगचू अपनी असिस्टेंट के साथ वंशी के सेंड की हुई लोकेशन पर आया था। लोकेशन देखकर जिंगचू पूछने लगा कि क्या वो लोग सही लोकेशन पर आए थे, तो असिस्टेंट ने बताया कि वो वही लोकेशन थी जो उस लड़की ने सेंड की है। तभी उन्होंने देखा कि वंशी अपनी स्कूटी पर सामने से आ रही थी, जो उनकी गाड़ी से टकराकर गिर गई। उसको देखकर वो दोनों जल्दी से गाड़ी के अंदर ही नीचे छुप गए। उनको लग रहा था शायद वो उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आई है। वंशी जो खुद ही गाड़ी से टकराई थी वो गुस्से से उठी और गाड़ी चेक करने लगी कि आखिर गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। जब उसको गाड़ी में कोई नहीं दिखा तो वो चुप करके अपने घर चली गई। उसने ग्रैंडमा से कहा कि वो शॉवर लेने जा रही है और थोड़ी देर में उसका ग्रैंडसन उससे मिलने के लिए आएगा। फिर वो शॉवर लेने चली गई और उसके पीछे ही जिंगचू वहाँ पर आ गया। जिंगचू को देखकर ग्रैंडमा ने उसे हग कर लिया। फिर वो उसे कहने लगी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ बहुत खुश है और उसके साथ वापस नहीं जाएंगी। जिंगचू ने कहा कि अगर वो उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती तो वो फोर्स नहीं करेगा, लेकिन कल जीचन के इन लॉज आने वाले हैं तो उसको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो ग्रैंडमा ने उसकी ये बात मान ली और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। वंशी शॉवर लेकर निकली तो ग्रैंडमा ने उससे कहा कि कल वो अपने घर जाएंगी, इसलिए वो भी उसके साथ जाए। दूसरे दिन वंशी ग्रैंडमा को लेकर उनके घर गई और ग्रैंडमा से पूछने लगी कि क्या वही उनका घर था, लेकिन ग्रैंडमा को याद नहीं आ रहा था। तो वंशी ने जिंगचू को मैसेज किया कि वो ग्रैंडमा को लेकर वहाँ पर आ गई है, लेकिन ग्रैंडमा को याद नहीं आ रहा कि उनका घर कौन से वाला है। जिस पर जिंगचू ने रिप्लाई किया कि वो जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहें, वो अभी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों खड़ी वेट कर रही थी जब वहाँ पर शू फैमिली आ गई। वनियन और शूदन उसको देखकर पूछने लगी कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही थी। अगर वो जीचन के पीछे आई थी तो वो भूल जाए, क्योंकि जीचन कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। वंशी ने उनसे कहा कि वो ग्रैंडमा को वहाँ पर सिर्फ छोड़ने के लिए आई थी। उसके बाद सुनकर उसकी मदर कहने लगी कि अपनी बहन का फंक्शन खराब करने के लिए वो आज अपनी ग्रैंडमा को भी साथ ले आई। अपने पुअर हस्बैंड की डर्टी ग्रैंडमा को अंदर ले जाकर वो बू फैमिली को डर्टी करना चाहती है। वंशी ने उनसे कहा कि वो ग्रैंडमा के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। अचानक ग्रैंडमा को याद आ गया कि वो घर उनका ही था, तो उन्होंने वंशी को बताया। उनकी बात सुनकर वनियन बोली कि वो झूठ ना बोले, उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो बू फैमिली के घर में रह सके। श्यूदन वंशी से बोली कि वो अपनी पुअर हस्बैंड की ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाए। उनको बार बार वंशी की इंसल्ट करते देख ग्रैंडमा ने कहा कि वो वंशी की इंसल्ट नहीं कर सकते।
तो वनियन ने ग्रैंडमा को धक्का दे दिया और ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगी। वंशी ने उनकी मेडिसिन निकाली। उनकी मेडिसिन खत्म हो गई थी। वंशी उनको लेकर जल्दी से अंदर जाने लगी, लेकिन वनियन ने उनको रोक लिया। शिवदन कहने लगी कि वो ओल्ड लेडी बेशक मर जाए, लेकिन वो बू फैमिली के घर को गंदा नहीं होने देगी। तभी वहाँ पर जिंगचू आ गया और गुस्से से पूछने लगा कि वहाँ पर क्या हो रहा था। वंशी को ग्रैंडमा के साथ देखकर वो शॉक्ड हो गया। वंशी ने उसको बताया कि ग्रैंडमा की मेडिसिन खत्म हो गई है और उनका एस्मा का प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो जल्दी से उसको अंदर ले जाकर मेडिसिन दे। जिंगचू ग्रैंडमा को अंदर ले गया। वंशी अभी वहीं पर मौजूद थी जब वहाँ पर जीचन आ गया। जीचन वंशी को देखकर पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्यों आई थी, उसको तो किसी ने नहीं बुलाया था। तो वनियन उसे कहने लगी कि वो अपने पुअर हस्बैंड की ग्रैंडमा के साथ वहाँ पर आई है। ये बात सुनकर जीचन उसे पूछने लगा कि क्या उसकी शादी हो गई, उसका हस्बैंड कौन है। तो वंशी बोली कि उसे जीचन को बताने की जरूरत नहीं कि उसका हस्बैंड कौन है। जीचन को गुस्सा आ गया और उसने अपने गार्ड से कहा कि वो वंशी को वहाँ से ले जाएं। लेकिन तभी हाउसकीपर ने आकर वंशी को कहा कि उसको ग्रैंडमा और जिंगचू अंदर बुला रहे हैं। वंशी अंदर जाने लगी, लेकिन उसकी मदर उसको मारते हुए अंदर ले आई और साथ साथ कह रही थी कि वो उस डर्टी वुमन को वहाँ पर लेकर क्यों आई थी। ग्रैंडमा जो सोफे पर बैठी हुई थी वो पूछने लगी कि वो डर्टी किसको बोल रही है। हाउसकीपर ने बो करके ग्रैंडमा को ग्रेट किया। तब उन सबको पता लगा कि वो वाकई में बू फैमिली की ग्रैंडमदर हैं। वंशी जाकर ग्रैंडमा के पास बैठ गई और बाकी सारे ग्रैंडमा से माफी मांगने लगे। उन्होंने सारा इल्जाम वंशी पर डाल दिया कि उसने जानबूझकर पहले नहीं बताया, जिसकी वजह से उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जिंगचू वहाँ पर आकर जीचन से पूछने लगा कि वो कैसी लड़की से एंगेजमेंट कर रहा था। ग्रैंडमा ने जीचन से एंगेजमेंट कैंसिल करने को बोल दिया। तो वनियन जल्दी से घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगने लगी। ग्रैंडमा ने कहा कि वनियन को उनसे नहीं बल्कि वंशी से माफी मांगनी चाहिए। वनियन के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, तो वो वंशी से माफी मांगने लगी। लेकिन वंशी ने कहा कि अगर उसने गलती की थी तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ग्रैंडमा ने गार्ड से कहकर उन सबको वहाँ से बाहर निकलवा दिया। बाहर आकर वनियन जीचन से कहने लगी कि वो एंगेजमेंट कैंसिल ना करे, वो उसके बगैर नहीं रह सकेगी। तो जीचन गुस्से से बोला कि अगर वो ग्रैंडमा को प्लीज कर सकती है और कंपनी वापस लेने में उसकी हेल्प करेगी तो ही वो उससे शादी करेगा। उधर ग्रैंडमा जिंगचू और वंशी से बोले कि वो दोनों बातें करे, वो उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हैं। वंशी उनके साथ जाने लगी, लेकिन ग्रैंडमा ने उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो जिंगचू को साथ लेकर सोफे पर गिर गई। उसने उसकी टाई जोर से पकड़ रखी थी। जिंगचू उसे कहने लगा कि अगर उसकी टाई उसे इतनी ही पसंद है तो वो उतार कर उसे दे देगा। वंशी कहती है ठीक है मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम कल मेरे साथ सिविल अफेयर ब्यूरो जाओगे और वहाँ पर जाकर पता करोगे कि हमारी मैरिज रियल है या फिर फेक। जिंगचू उसकी बात मान गया तो वंशी ने भी उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो सब लंच कर रहे थे जब वंशी ने जिंगचू से कहा कि वो कल जब सिविल अफेयर ब्यूरो आएगा तो अपना ID कार्ड साथ लेकर आए। ये बात सुनकर ग्रैंडमा पूछने लगी कि आखिर उन्होंने वहाँ पर क्या करने जाना था। जिंगचू ने बहाना बनाया कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो गया है, वो उसके लिए वहाँ पर जाएंगे। लेकिन ग्रैंडमा ने अपने पास से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर उसको दिया और कहने लगी कि वो गुम नहीं हुआ बल्कि उनके पास था। वंशी जल्दी से ग्रैंडमा से पूछने लगी कि वो मैरिज सर्टिफिकेट ग्रैंडमा के पास कैसे आया और उन दोनों की शादी कैसे हुई थी। लेकिन ग्रैंडमा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो वंशी उनको फोर्स करने लगी। जिंगचू ने ग्रैंडमा को रेस्ट के लिए भेज दिया और वंशी से बोला कि उसे उम्मीद नहीं थी वो ग्रैंडमा को यूज करेगी इस सब के लिए। वंशी को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी कि अगर उसको उसकी बात पर यकीन नहीं तो वो कल जाकर खुद ही चेक कर ले। अगले दिन वंशी सिविल अफेयर ब्यूरो जा रही थी जब उसकी मदर उसके पास आकर उसे कहने लगी कि वो वनियन की हेल्प करे। ग्रैंडमा सबसे ज्यादा उसी की बात सुनती है। वो ग्रैंडमा से कहे कि वो वनियन को माफ कर दें। वंशी को याद आया कि बचपन में कैसे उसकी मदर उसकी सिस्टर के साथ मिलकर हमेशा उसे बुली करती थी। तभी उसको जिंगचू की कॉल भी आ गई तो वो अपनी मदर को ये कहकर चली गई कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगी। जिंगचू सिविल अफेयर ब्यूरो खड़ा था जब उसके असिस्टेंट उसके पास आकर उससे पूछने लगी कि क्या वो वंशी से बचने के लिए वहाँ पर चुप रहा था। वो फिक्र न करे, उसने उसका सारा स्केड्यूल चेंज कर दिया है। तभी वंशी वहाँ पर आ गई और जिंगचू को लेकर रिसेप्शन की तरफ चली गई। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने सर्टिफिकेट चेक करने को कहा कि वो रियल है या फिर फेक। रिसेप्शनिस्ट ने वो चेक किए और फिर उनको बताया कि वो बिल्कुल रियल थे। असिस्टेंट ने उनसे पूछा कि अब वो दोनों क्या करेंगे, तो दोनों एक साथ बोले कि अब वो डिवोर्स लेंगे। फिर वो दोनों साइड पर जाकर लॉयर को कॉल करने लगे। वंशी ने जाकर जिंगचू से कहा कि उन्हें एक दूसरे को WeChat पर ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो QR कोड स्कैन करने लगी तो उसको पता चला कि उसने तो पहले ही उसका नंबर सेव कर रखा था और वो भी ग्रैंडसन के नाम से। ये देखकर जिंगचू हैरान हुआ और उसे पूछने लगा कि उसने ऐसे क्यों सेव किया हुआ था। वंशी ने कहा कि वो चेंज कर लेगी और वो फिर वहाँ से चली गई। वो अपने ऑफिस आई तो जियांगली उससे पूछने लगा कि उन दोनों को कैसे नहीं पता कि उन दोनों की शादी हो गई है, क्या उन दोनों की मेमोरी चली गई थी। जिस पर वंशी कहने लगी कि वहाँ पर कोई टीवी सीरीज नहीं चल रही जो ऐसा होगा, लेकिन एक पर्सन को पता है कि उनकी शादी कैसे हुई और वो मिसेस बू है। जियांगली पूछने लगा कि मिसेस बू कैसे बताएंगी, उनको तो अल्जाइमर्स है और वो सब कुछ भूल जाती हैं।
जिस पर वंसी बोली कि इसलिए उन्हें जल्दी अल्जाइमर की मेडिसिन तैयार करनी होगी। दूसरी तरफ जिंगचो अपने ऑफिस में था जब असिस्टेंट ने आकर उसको वंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, जिस पर जिंगचो बोला कि उसे वंसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। असिस्टेंट जाकर बस ये पता लगाए कि डॉक्टर वैन ने अल्जाइमर की मेडिसिन तैयार कर ली है या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो घर में आमने सामने बैठे थे। जिंगचो ने उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए दिए। इससे पहले कि वो साइन कर पाती वहाँ पर ग्रैंडमा आ गई। ग्रैंडमा ने ये सब देख लिया और उनकी तबीयत खराब होने लगी। वो दोनों जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले आए तो डॉक्टर ने बताया कि उनको किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। ग्रैंडमा ने इस बात का फायदा उठाया और उन दोनों से बोली कि वो डाइवोर्स ना लें और फिर उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट लेकर अपने पास रख लिए। फिर ग्रैंडमा सोचने लगी कि वो दोनों बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहे थे, इस तरह तो वो कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। ग्रैंडमा के दिमाग में एक आइडिया आया तो वो जिंगचो से बोली कि वंसी को अपने ऑफिस में जॉब दे। वंसी ग्रैंडमा को समझाने लगी कि उसका अपना एक ऑफिस है, उसको इस चीज की जरूरत नहीं, लेकिन ग्रैंडमा को उनकी कमजोरी पता थी तो उन्होंने तबीयत खराबी का बहाना बनाया। अगले दिन वो दोनों जिंगचो के ऑफिस में बैठे हुए थे जब असिस्टेंट वहाँ पर एक छोटा सा डॉग ले आई। डॉग को देखकर जिंगचो जल्दी से वंसी के पीछे छुप गया। वंसी को याद आया कि बचपन में जिस लड़के के साथ वो गुंडों से भागी थी उसे भी डॉग से डर लगता था। वंसी ने जिंगचो से पूछा कि क्या उसे डर लगता है तो जिंगचो बोला कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। वंसी उठी और उसको डराने की कोशिश की जिसकी वजह से वो डर गया। फिर गुस्से से वंसी को वहाँ से जाने का बोल दिया। असिस्टेंट वंसी को R&D डिपार्टमेंट में ले आई और वहाँ के लीडर जिनयांग को बताया कि वो उनके कोलीग है। जिनयांग कहने लगा कि वो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, भला वो वहाँ पर कैसे काम कर सकती थी। उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे थे उनकी एजुकेशन कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट थी। असिस्टेंट ने उसके पास होकर उसे बताया कि ये बॉस का ऑर्डर है, जिस पर जिनयांग कहता है कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद वो दोबारा किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वंसी बैठी अपना काम कर रही थी जब जियांगली उसके पास आया और उसको बताया कि अल्जाइमर की जो उन्होंने मेडिसिन तैयार की थी लास्ट स्टेप पर कुछ गड़बड़ हो गई। उस मेडिसिन का फार्मूला वो कंपनी के डेटाबेस में है, उनको वहाँ से लेना होगा। वंसी ने उससे कहा कि वो उसका वेट करे, वो अभी चेक करके आती है। इसके बाद वंसी वो बुक लेने के लिए चली गई। जैसे ही वो रूम में एंटर हुई तो जिचे ने उसे रूम में एंटर होते हुए देख लिया और वो भी उसके पीछे चला गया। जिंगचो जो अपने ऑफिस में था उसको ग्रैंडमा की कॉल आई। उसे कहने लगी कि वो वंसी के साथ लंच करे और वो दोनों अपनी पिक्चर लेकर उनको सेंड करें। जिंगचो ने कहना चाहा कि वो बिजी है, लेकिन ग्रैंडमा ने फिर से उसको धमकी दी तो उसको ये बात माननी ही पड़ी। दूसरी तरफ वंसी जो बुक ढूंढ रही थी, जिचन जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। वो दोबारा से वंसी की इंसल्ट करने लगा और उसे कहने लगा कि वो उसकी टीम में आ जाए। वंसी ने उसे कहा कि उसकी शादी हो गई है इसलिए वो उसका पीछा करना छोड़ दे, लेकिन जिचन उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसे बोला कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसको बहुत फायदा हो सकता था। वैसे भी जो जिचन उसको दे सकता है उसका हस्बैंड उसे नहीं दे सकता। वो वहाँ पर उसके अंकल को सेड्यूस करने के लिए आई थी, इसका मतलब उसका हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वंसी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, तुमसे किसने कहा कि मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है? वो हैंडसम है और फिजिकली तो तुमसे बहुत अच्छा है। जिचन ने उसे कहा कि कौन ज्यादा अच्छा है ये तो उन्हें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। फिर वो उसे बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। वंसी उसको रोककर वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसने फिर से वंसी को पकड़ लिया। तभी वहाँ पर जिनयांग आ गया और जिचन से बोला कि वो एक कंपनी में खड़ा है और वो काम करने की जगह है जहाँ पर वो ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। उसे कंपनी के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए और कंपनी के रूल्स फॉलो भी करने चाहिए। वो उस कंपनी का बॉस नहीं है जो डिसाइड करेगा कि कौन उसकी टीम में रहेगा और कौन नहीं। वैसे भी वंसी उसकी टीम की मेंबर थी तो वो उसको ऐसे बुली होने नहीं दे सकता था। जिचन उस पर गुस्सा करने लगा तो जिनयांग ने उसके सामने फोन कर दिया जहाँ पर जिंगचो कॉल पर था। जिंगचो जिचन से कहता है कि क्या वो चाहता है वो वहाँ पर खुद आकर उसको सबक सिखाए। जिचन ने उसे सॉरी कहा और जल्दी से वहाँ से भाग गया। जिनयांग ने कॉल बंद की तो वंसी ने उसे थैंक यू कहा तो जिनयांग ने उसको बताया कि उसको वहाँ पर जिंगचो ने भेजा था और अब वो ऑफिस में वंसी का इंतजार कर रहा है। वंसी ऑफिस गई और जिंगचो को थैंक यू कहा। उन्होंने साथ में एक पिक ली जो उन्होंने ग्रैंडमा को सेंड की ताकि उनको तसल्ली हो सके। वंसी ने चिकन उठाकर वहाँ से जाना चाहा, लेकिन जिंगचो ने उसे रोक दिया। फिर उसने वंसी के हाथ से चिकन खींचना चाहा, लेकिन वंसी ने चिकन पर अपने लिप्स टच कर दिए और वहाँ से भाग गई। जिंगचो ने उसे रोककर कहना चाहा कि जब वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाएगी तो वो उसको ड्रॉप कर देगा, लेकिन वंसी बोली कि उसके पास अपनी कार है इसलिए वो खुद ही चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि वंसी ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर खड़ी थी। वहीं सामने बेंच पर वनियन अपनी मदर मिसेस वन के साथ बैठी हुई थी। वंसी को देखकर मिसेस शू पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी, क्या वो बीमार है? जिस पर वनियन बोले कि अभी भी उसको उसकी फिक्र है जो कि एक अनग्रेटफुल पर्सन है। डॉक्टर ने आकर मिसेस शू को रिपोर्ट दी और कहने लगा कि वो डॉक्टर वैन को रिपोर्ट सेंड करके एक दफा चेक करवा ले। डॉक्टर वैन का नाम सुनकर वनियन के दिमाग में एक आइडिया आया। अपनी मदर से कहा कि डॉक्टर वैन इतनी अच्छी डॉक्टर है, फिर वो उसको बू कंपनी के साथ काम करने के लिए मना लेती है तो फिर जिचन उससे शादी कर लेगा। उसकी मदर ने उसकी बात सुनी तो डॉक्टर वैन को कॉल कर ली। वंसी जो सामने ही खड़ी थी जब उसने कॉल पिक की तो मिसेस शू से कहने लगी कि वो उससे मिलना चाहती है, वो क्या उससे मिल सकती है?
वंशी ने पीछे मुड़ के उनकी तरफ देखा और सोचने लगी कि इतने साल हो गए हैं, अब मिलने का वक्त आ गया है। उसने मिसेस शू को हाँ बोलकर कॉल बंद कर ली। वनियन मिसेस शू को वहाँ से ले जाने लगी जब ग्रैंडमा की नजर उन दोनों पर पड़ी। ग्रैंडमा वंशी से बोली कि उन्होंने मिसेस शू को कहीं पर देखा है। फिर अचानक उनको याद आया तो वो वंशी से बोली कि वो वंशी की मदर हैं। वंशी उनकी बात पर हंसने लगी कि उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन ग्रैंड मदर कहती हैं कि भला वो उसकी मदर को क्यों नहीं जानती होंगी। लेकिन वंशी को लगा कि वो अक्सर भूल जाती हैं, इसलिए अभी भी वो कुछ भूल गई होंगी, इसलिए ऐसी बात कर रही हैं। तो वो भी ग्रैंडपा को वापस उनके रूम में ले गई। अब हम जीचन को देखते हैं जो कॉल पर वनियन से बात करते हुए चला आ रहा था और उससे पूछ रहा था कि क्या डॉक्टर वैन वो ग्रुप के साथ काम करने के लिए मान जाएंगी, जिस पर वनियन उसे श्योरिटी देती है कि वो फिक्र ही ना करे। जीचन ने सामने देखा जहाँ पर वंशी दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी थी। उसने वंशी को डॉक्टर वैन कहकर ग्रीट किया। वंशी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसको देखकर वो शॉक्ड हो गया। थोड़ी देर बाद मिसेस शू और वनियन भी वहाँ पर आ गयी। वंशी को देखकर मिसेस शू बहुत खुश हुई। वो उसके पास बैठकर उसे बातें करने लगी कि इतने टाइम बाद उसको देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है। फिर उन्होंने पूछा कि उसके फादर ने बताया था कि वंशी की शादी हो गई है। वंशी ने हाँ में सर हिलाया तो वो कहने लगी कि वंशी भी बायोमेडिसिन पढ़ रही थी। आज उन्होंने डॉक्टर वैन को वहाँ पर बुलाया है तो वो डॉक्टर वैन से मिल सकती थी। वंशी उनको बताने लगी कि वही डॉक्टर वैन है, लेकिन वनियन ने उसको अपनी तरफ बुला लिया। वनियन ने उसे कप पकड़ाया और कहने लगी कि वो उसे अपोलोजाइज करना चाहती है, इसलिए वो उसको चाय सर्व करेगी। फिर उसने जानबूझकर चाय वंशी के हाथ पर गिरानी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगचो आ गया और वंशी को पीछे खींच लिया। वो वनियन पर गुस्सा होकर कहने लगा कि ये क्या तरीका है अपोलोजाइज करने का। जीचन जल्दी से खड़ा हो गया और बात बदल दी। वो जिंगचो से पूछने लगा कि वहाँ पर वो क्या करने आया था, जिस पर जिंगचो ने कहा कि उसे पता लगा था वो लोग डॉक्टर वैन से मिलने वाले हैं, इसलिए वो भी वहाँ पर आ गया। डॉक्टर वैन से वनियन को याद आया कि डॉक्टर वैन तो अभी तक आई ही नहीं थी। वो अपनी मदर से पूछने लगी कि वो कॉल करके डॉक्टर वैन से पूछे कि वो कहाँ पर रह गई हैं। वंशी ने कहा कि कॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी। वनियन और जीचन उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो भला डॉक्टर वैन कैसे हो सकती है। जीचन ने कहा कि अगर साबित हो गया कि वो डॉक्टर वैन है तो वो अपने कपड़े उतारकर सिटी के गिर्द 3 चक्कर लगाएगा। वंशी उसकी बात मान गई, लेकिन इससे पहले कि वो साबित कर पाती मिसेस शू की तबीयत खराब होने लगी। वनियन जल्दी से जीचन के साथ उनको वहाँ से ले गई और जाते जाते वंशी को धमकी दे दी कि अगर उसकी मदर को कुछ हुआ तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। वंशी वहीं पर बैठकर रोने लगी। जिंगचो उसके पास आया तो उसने जिंगचो को बताया कि बचपन से सिर्फ मिसेस शू ही उसके साथ अच्छी थी। उसकी अपनी मदर ने भी कभी उससे प्यार नहीं किया और अब मिसेस शू इस हालत में है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। जिंगचो ने उसे गले से लगा लिया। जब वो सो गई तो वो उसको अपने घर ले आया और लाकर बेड पर लिटा दिया। जिंगचो को उसके हाथ पर एक बर्थ मार्क नजर आया और उसको पता चला कि वो वही लड़की है जिसको वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ वनियन और जीचन जो कि हॉस्पिटल में थे, जीचन ने वनियन से कहा कि अगर वो डॉक्टर वैन को बुलाने के लिए कामयाब हो जाती है तो वो उससे शादी कर लेगा। वनियन ने अपनी मदर का फोन उठाया और वंशी को कॉल कर दी। जब वंशी ने कॉल पिक की तो वनियन सोचने लगी कि आखिर वो वंशी कैसे हो सकती थी। फिर उसने सोचा कि उसकी मदर अक्सर वंशी को श्यावन बुलाती थी तो उसने गलत नंबर डायल कर लिया होगा। वंशी ने कॉल बंद कर दी तो जिंगचो शॉवर लेकर बाहर आया। उसको देखकर वंशी वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन उसको चक्कर आ गए और वो दोबारा से बेड पर बैठ गई। जिंगचो ने उसे जाने से मना कर दिया और बोला कि आज से वो वहीं पर रहेगी। वंशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो जिंगचो ने बहाना बनाया कि ये ग्रैंडमा ने कहा था और फिर वो खुद वहाँ से चला गया। अगले दिन वो दोनों बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब जिंगचो ने वंशी से कहा कि आज के बाद वो दोनों साथ कंपनी जाएंगे क्योंकि ये ग्रैंडमा का ऑर्डर था। फिर उसने उन दोनों की एक पिक ली और ग्रैंडमा को सेंड कर दी। वंशी कंपनी गई और अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही थी जब मैनेजर जीचन के साथ वहाँ पर आया और सबको कहने लगा कि जीचन ने सक्सेसफुली डॉक्टर वैन को अपने साथ काम करने के लिए बुला लिया था, इसलिए अब से वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होगा। जीचन ने वंशी से कहा कि आज के बाद वो उसके डिपार्टमेंट में काम करेगी। जिनी यांग ने मना किया तो वो कहने लगा कि अब वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए जैसा वो बोलेगा वैसा ही होगा। जिनी यांग ने उसे याद कराया कि भले ही वो वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन कंपनी के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जीचन उसको धमकी देने लगा कि वो उसका सबऑर्डिनेट है, अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसको डिसमिस करवा देगा। जिनी यांग ने कोई जवाब नहीं दिया तो वंशी कहने लगी कि वो उससे बेट करे। अगर तो वो डॉक्टर वैन का सोल्यूशन कल तक सबमिट करवाने में कामयाब हो गया तो वो उसकी बात मानेगी, लेकिन अगर डॉक्टर वैन ने उसे अपना सोल्यूशन नहीं दिया और वंशी सोल्यूशन लेकर आ गई तो वो कभी भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। जीचन बहुत कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो शर्त मान जाता है। अब वंशी बैठी सोल्यूशन तैयार कर रही थी जब उसके पास जिनी यांग आया और उसे कहने लगा कि वो बहुत ज्यादा देर तक काम ना करे और उन सबके जाने के बाद टाइम से घर चली जाए। जिनी यांग वहाँ से चला गया तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिंगचो आया। उसने वंशी को कॉफी दी और उससे कहने लगा कि वो फिक्र न करे, जिंगचो डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, उसको इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। फिर उसने वंशी को घर की चाबियां दी और ये कहकर चला गया कि वो टाइम से घर आ जाए।
वंशी को फिर से वनियन का मैसेज आया जो उसने मिसेस शू के नंबर से किया था। वो उससे सोल्यूशन मांग रही थी। वंशी ने उसका मैसेज देखकर उसको मना कर दिया। वनियन जो जीचन के साथ थी वो उससे कहने लगी कि डॉक्टर वैन यकीनन उसकी बात मान लेंगी, वो उसकी मदर की कोई बात नहीं टालती। वंशी का रिप्लाई आया तो जीचन पूछने लगा कि वो क्या कह रही है, जिस पर वनियन ने झूठ बोल दिया कि डॉक्टर वैन उनकी हेल्प करने के लिए मान गई थी। अगले दिन जीचन कंपनी गया और वंशी के पास जाकर कहने लगा कि वो डेफिनेटली हार जाएगी और फिर उसको उसकी हर बात माननी होगी। लेकिन वंशी ने उसको फाइल दिखाई और कहने लगी कि वो कैसे हार जाएगी जब उसने सोल्यूशन तैयार कर लिया था। इसके बाद वो जिंगचो के ऑफिस गई और उससे जाकर अल्जाइमर डिजीज वाली बुक ले ली। वंशी के डिपार्टमेंट में सब लोग बहुत खुश थे कि वो सोल्यूशन बनाने में कामयाब हो गई थी। तभी वहाँ पर जीचन मैनेजर के साथ आया और आकर वंशी पर इल्जाम लगाने लगा कि उसने डॉक्टर वैन का सोल्यूशन चोरी किया था। जिन यांग ने कहा कि वो इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकता है, तो जीचन कहता है कि डॉक्टर वैन ने उसे सोल्यूशन सेंड किया है और उसका सोल्यूशन वंशी के सोल्यूशन से मैच करता है। अगर वंशी ने सोल्यूशन नहीं चुराया तो क्या डॉक्टर वैन ने चुराया होगा? इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तभी वंशी वहाँ पर आकर बोली कि इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी है कि डॉक्टर वैन ने उसे सोल्यूशन सेंड ही नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। जीचन ने उसे अपने मोबाइल पर एक सोल्यूशन निकाल कर दिखाया। वो कहने लगा कि वो सोल्यूशन उसको वनियन ने सेंड किया था और अगर अभी भी उसको यकीन नहीं आता तो वो डॉक्टर वैन को वहाँ पर बुला लेता है। डॉक्टर वैन खुद ही आकर सबको बता देगी। फिर वो वंशी के करीब हुआ और उसे कहने लगा कि अभी थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। वंशी ने जवाब दिया, अभी सर्टन नहीं है कि कौन किसको सबक सिखाएगा। उसके बाद सुनकर जीचन उसको थप्पड़ मारने लगा जब जिंगचो ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वहाँ पर वनियन और शुइदन एक फेक डॉक्टर के साथ आ गयी। जब वनियन ने कहा कि वो डॉक्टर वैन है तो वंशी कहने लगी कि अगर वो डॉक्टर वैन है तो फिर वंशी कौन है? वनियन गुस्से से बोली कि भला वो डॉक्टर वैन होने का दावा कैसे कर सकती थी, उसको फौरन डॉक्टर वैन से माफी मांगनी चाहिए। असिस्टेंट यान ने आके बताया कि जियांगली वहाँ पर आ गया था। ये बात सुनकर वनियन घबरा जाती है। जियांगली वहाँ पर आया तो जीचन बोला कि वो यकीनन वहाँ पर इसलिए आया होगा क्योंकि वंशी ने डॉक्टर वैन का सोल्यूशन चोरी कर लिया था। वो फिक्र न करे, वो इस मसले को जल्द ही हल कर देंगे। वंशी की मदर ड्रामा करने लगी कि वो उसको माफ कर दे, उसकी गलती नहीं है, वो सिर्फ उसको तरबियत अच्छी नहीं दे सकी, वो उसकी जगह पर उसे पनिश कर दे। जियांगली जीचन से बोला कि डॉक्टर वैन ने तो उन्हें सोल्यूशन सेंड ही नहीं किया था, फिर उनके पास सोल्यूशन कहाँ से आया? वनियन ने जल्दी से बहाना बनाया कि डॉक्टर वैन ने उसे वो सोल्यूशन पर्सनली सेंड किया था, इसलिए जियांगली को इस बारे में नहीं पता। जियांगली कहता है कि ठीक है, वो डॉक्टर वैन से ही पूछ लेता है कि उन्होंने सोल्यूशन सेंड किया था या फिर नहीं। फिर उसने वंशी की तरफ देखकर पूछा कि क्या उसने वाकई में सोल्यूशन सेंड किया था। ये बात सुनकर वनियन बोली कि ऐसा कैसे हो सकता था, भला वंशी डॉक्टर वैन कैसे हो सकती थी? शुइदियन भी आगे आई और वंशी से पूछने लगी कि वो तो हमेशा से पढ़ाई में बहुत बुरी थी, फिर भला वो डॉक्टर कैसे बन सकती है? वंशी ने उसे पीछे धक्का दिया और उसे पूछने लगी कि उसके नंबर कम क्यों आते थे? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब उसके नंबर ज्यादा आते थे तो उसकी मदर उसे बुरी तरह मारती थी कि अच्छे नंबर लेना सिर्फ वनियन का हक है, वो वनियन से आगे कभी भी नहीं बढ़ सकती, इसलिए उसने छुपकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जिंगचो ने गार्ड से कहा कि वो उन सबको वहाँ से ले जाए और दोबारा उनको अंदर घुसने भी ना दे। जिंगचो अपने ऑफिस में था और अपनी असिस्टेंट से कह रहा था कि वनियन मिसेस शू से ज्यादा शुइदन की बेटी लगती है, इसलिए वो इस बारे में पता करवाए। फिर वो जियांगली के बारे में पूछने लगा तो असिस्टेंट बोले कि उसने जियांगली के बारे में पता करवा लिया था। उसकी एज 27 ईयर्स थी। 3 साल पहले उसने कंपनी ज्वाइन की थी और वो अपने वर्क से बहुत डेडिकेटेड था। जिंगचो ने पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी तो असिस्टेंट ने बताया कि अभी तक वो 27 गर्लफ्रेंड्स चेंज कर चुका था और इस वक्त वो 3 लड़कियों के पीछे था, लेकिन वो बहुत ही जेनरस पर्सन था। जिंगचो को लग रहा था कि शायद वो वंशी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो सोचने लगा कि वंशी एक ऐसे इंसान को कैसे डेट कर सकती थी। तभी वंशी और जियांगली भी वहाँ पर आ गए। जियांगली ने वंशी का बाजू पकड़ा हुआ था। उनको ऐसे देखकर जिंगचो को गुस्सा आ गया। वो वंशी से कहने लगा कि वो दोनों लीगल कपल हैं, भला वो उसके सामने ऐसा कैसे कर सकती थी। वंशी हंसने लगी और उससे पूछा कि क्या उसने सिर्फ इस बात के लिए उन दोनों को बुलाया था। जिंगचो ने कहा कि ग्रैंडमा उसका इंतजार हॉस्पिटल में कर रही हैं। फिर उसने अपने असिस्टेंट के साथ वंशी को वहाँ से भिजवा दिया और जियांगली को 5 मिलियन देकर वंशी से दूर रहने को बोला। ग्रैंडमा जो कि अपने रूम में थी, वनियन उनके पास आई और उनसे कहने लगी कि वो उनके लिए चिकन सूप लेकर आई है। वो ग्रैंडमा को प्लीज करने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडमा ने उसे पीछे धक्का दिया तो वनियन को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। इससे पहले कि वनियन ग्रैंडमा को हिट करती, वहाँ पर वंशी आ गई और वनियन को पीछे खींच लिया। उसको देखकर वनियन वंशी से लड़ने लगी कि वो दोबारा वहाँ पर क्यों आ गई। वो हमेशा उसके लिए काम मुश्किल कर देती है। फिर वो फ्रूट वाली बास्केट उठाकर गुस्से में वंशी को मारने लगी, लेकिन जिंगचो उसके आगे आ गया और वो बास्केट जिंगचो को लग गई। ये देखकर वनियन जल्दी से वहाँ से भाग गई। वंशी
वंशी ने ग्रैंडमा से कहा कि वो जल्दी से नर्स को बुलाएं, लेकिन ग्रैंडमा बोली कि जिंगचो किसी और के सामने शर्ट नहीं उतारता, इसलिए वंशी को ही मेडिसिन अप्लाई करनी होगी। और अब वंशी बैठी उसके मेडिसिन लगा रही थी। वंशी उसे कहने लगी कि उसको उसके आगे आने की जरूरत नहीं थी, ग्रैंडमा उसको चोट लगने की वजह से परेशान होंगी। तो जिंगचो कहता है कि अगर वंशी को चोट लग जाती तो वो भी परेशान होता। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद वंशी बाहर आई तो उसने देखा कि वनियन अपने अंकल चंग शुआन के साथ खड़ी थी। वो उससे पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो वंशी को सीक्रेट बता देगा। वंशी ने उससे पूछा कि वो किस सीक्रेट की बात कर रहा है, वो उसको बता दे, वो उसको पैसे देगी। लेकिन वनियन जल्दी से बोली कि वो उसको पैसे दे देगी, इसलिए वो वहाँ से चला जाए। चंग शुआन वहाँ से चला गया तो वंशी वनियन से बोली कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसको क्या लगता है वो कुछ पता नहीं लगा पाएगी। वनियन मुंह बनाकर वहाँ से चली गई तो वंशी जियांगली को कॉल करने लगी, लेकिन जिंगचो ने उसके हाथ से फोन खींच लिया। फिर वो उससे कहने लगा कि जब उसके पास उसका हस्बैंड है तो फिर उसे और किसी की क्या जरूरत, वो उसकी हेल्प करेगा पता लगवाने में। वनियन ने चंग शुआन को पैसे दिए और वो सारे पैसे जुए में हार गया। तो गार्ड्स आए और उसको पकड़कर एक आदमी के पास ले गए जिसने ब्लैक मास्क पहना हुआ था। वो आदमी उसे कहने लगा कि उसने डेबिट पे नहीं किया, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वो उसका एक हाथ काट लेंगे। वो उसका हाथ काटने लगे, लेकिन चंग शुआन जल्दी से बोला कि वो उसको पैसे देगा। उसने वनियन को कॉल की, लेकिन वनियन ने पैसे देने से मना कर दिया और कहने लगी कि उसने अभी उसे 100,000 रुपीस दिए थे। जब वनियन ने कॉल बंद कर ली तो गार्ड फिर से चंग शुआन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन चंग शुआन बोला कि उसकी एक नीस है जिसका बू फैमिली के साथ कनेक्शन है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो अभी उसे कॉल करता है। उसने वंशी को कॉल की और कहने लगा कि वो उसको सच बताएगा, लेकिन वो उसके लिए पैसे लेकर आए। थोड़ी देर बाद वंशी वहाँ पर पैसे लेकर आई। उसने उस मास्क वाले आदमी को इशारा किया तो बदले में उस आदमी ने भी उसे आंखों से इशारा किया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जिंगचो उसे कह रहा था कि चंग शुआन जुए का आदी है, अगर वो अपने सारे पैसे हार जाएगा तो उसे दोबारा पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। फ्लैशबैक एंड हुआ तो वंशी उससे कहने लगी कि वो उसे सीक्रेट बताए। वो बताने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर वनियन मिसेस शू के साथ आ गई। मिसेस शू ने बोला कि वो किस सीक्रेट की बात कर रहा था, तो वनियन कहने लगी कि वो पागल हो गया है, उसे पैसे चाहिए इसलिए वो कुछ भी बोले जा रहा है। जिंगचो ने अपने आदमियों को इशारा किया तो वो चंग शुआन की तरफ बढ़े। जब उन्होंने चंग शुआन को पकड़ लिया तो चंग शुआन ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वंशी शू फैमिली की रियल डॉटर थी और वनियन श्वादन की बेटी थी। श्वादन ने उनके पैदा होने के बाद मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को चेंज कर दिया था। उसके सच बताने के बाद जिंगचो ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो उसे वहाँ से ले गए, जबकि मिसेस शू तो ये बात सुनकर सोफे पर ही बैठ गई। वनियन जल्दी से उनके पास गई और कहने लगी कि ये सब कुछ झूठ है, वो बकवास कर रहा था। लेकिन मिसेस शू ने उसे पीछे धक्का दे दिया और कहने लगी कि वो इस बात के लिए उसे कभी भी माफ नहीं करेंगी। इसके बाद वो बेहोश हो गई तो जिंगचो ने अपने गार्ड से कहा कि वो मैडम को हॉस्पिटल ले जाएं और फिर वंशी को भी अपने साथ ले गया, जबकि वनियन वहाँ पर बैठी सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर उसको जिचन याद आया तो वो सोचने लगी कि वो इतनी आसानी से तो वंशी को नहीं जाने देगी। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसेस शू वंशी के पास बैठी उससे कह रही थी कि वो उन्हें माफ कर दे, उन्होंने पहले उसे नहीं पहचाना और इसी वजह से उसने सारी जिंदगी इतना सफर किया। फिर उन्होंने कहा कि वो उसको वापस मिल गई हैं, तो इस खुशी में वो एक बेनिफिट रखेंगी और सबको अनाउंस करेंगी कि वो उसकी बेटी थी और वनियन श्वादन की बेटी है। श्वादन भी पार्टी पर आई थी। उसको गार्ड ने बताया कि उसकी बेटी अंदर ही है, वो उसको जाकर अंदर ढूंढ ले। उसको लग रहा था कि शायद जिचन वनियन से शादी के लिए तैयार हो गया है, इस वजह से ही ये पार्टी रखी गई थी। जबकि दूसरी तरफ जिचन ने वनियन को एक ड्रग दिया और कहा कि वनियन वो ड्रग वंशी के ड्रिंक में मिला दे और फिर उसको उसके कमरे में ले आए। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गई तो फिर वो उससे शादी कर लेगा। वनियन नीचे गई तो श्वादन उसके पास आकर पूछने लगी कि क्या जिचन उससे शादी के लिए मान गया था। वनियन के हाँ कहने पर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। तभी वहाँ पर वंशी भी आ गई। वंशी को देखकर श्वादन पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। वो पार्टी तो उसकी बेटी के लिए रखी गई है। वंशी कुछ नहीं बोली तो सब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। वनियन ने कहा कि उसने उस दिन देखा था कि वो मास्क वाले मैन के कितना करीब थी, वो शादीशुदा होकर भला ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। वंशी को याद आया कि ग्रैंडमा ने जिंगचो से कहा था पार्टी में जाकर वो सबको अनाउंस करे कि वो उसकी वाइफ है। सब उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे तो वो सोचने लगी कि पता नहीं जिंगचो आएगा भी या नहीं। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ गए। मिसेस शू ने आकर सबको बताया कि वो पार्टी उन्होंने वंशी के लिए रखी थी और वंशी ही उनकी सगी बेटी थी। वनियन ने पहले तो उन्हें सच बताने से रोकना चाहा। जब वो कामयाब नहीं हो सकी तो कहने लगी अगर वो उनकी बेटी नहीं थी, उसकी जिचन से शादी होने वाली थी, उसके बाद वो बू फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे जब वनियन ने एक ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए और वो वंशी के पास ले गई। वंशी ने पहले तो उसकी तरफ देखा, लेकिन जब वो खुद भी ड्रिंक पीने लगी तो वंशी ने भी पी ली।
इसके बाद वंशी को चक्कर आने लगे तो वनियन उसको एक रूम में ले गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जीचन आ गया तो वनियन वंशी को वहीं छोड़कर बाहर आ गई। वो नीचे पार्टी एंजॉय कर रही थी जब वहाँ पर जिंगचो आया। मिसेस शू ने उससे पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, जिस पर जिंगचो ने कहा कि वो अपनी वाइफ को वापस ले जाने के लिए आया है। दूसरी तरफ वंशी को अचानक होश आया तो उसने देखा जीचन उसके करीब हो रहा था। उसने जीचन को हिट किया और वहाँ से नीचे भाग गई। वो भागती हुई नीचे आई और जिंगचो से टकरा गई। जिंगचो उसे पूछने लगा कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने वनियन की तरफ देखा और उससे पूछने लगी कि उसने उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसको क्यों दिए थे और फिर वो जीचन के कमरे में उसे क्यों लेकर गई थी। ये बात सुनकर जिंगचो को बहुत गुस्सा आया। उसने गार्ड से कहकर उन सबको पुलिस के हवाले करवा दिया और फिर वंशी को वहाँ से ले गया। वंशी ग्रैंडमा के पास आई जो मुंह बनाकर बैठी हुई थी। उसने ग्रैंडमा से इसकी वजह पूछी तो ग्रैंडमा कहने लगी कि वो उनको ग्रेट ग्रैंडसन कब देंगे। वंशी कुछ नहीं बोली तो ग्रैंडमा कहती है कि इसका मतलब जिंगचो वो सब नहीं कर सकता। ग्रैंडमा उसे बोली कि तुम बस डिनर के लिए रेडी हो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वो दोनों डिनर के लिए आए तो ग्रैंडमा ने वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल रखे हुए थे जो वो हॉट पॉट में डालकर जिंगचो के आगे रख रही थी। उन्होंने जिंगचो को वो खाने का कहा और किचन में चली गई। जब वो वापस आई तो उनके पास लीक जूस था। उन्होंने जिंगचो से वो पीने को कहा। जिंगचो ने मना कर दिया तो वो एक्टिंग करने लगी कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। मजबूरन जिंगचो को वो सारा जूस पीना ही पड़ा। वंशी जब रूम में गई तो जिंगचो ने उससे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो उससे डाइवोर्स ना ले और फिर वो उसको अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। अगली सुबह वंशी को जांगली की कॉल आई कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था और उन्होंने अल्जाइमर की मेडिसिन तैयार कर ली थी। तो वंशी जल्दी से उठकर लैब चली गई। वो दोनों बैठे बात कर रहे थे जब जिंगचो वहाँ पर आ गया और जांगली से कहने लगा कि उसने उसे 5 मिलियन दिए थे लेकिन अब भी वो वंशी के साथ बैठा हुआ था। जांगली उसे बोला, ब्रदर इन लॉ, जो आपने पैसे दिए थे वो तो मैंने खर्च कर लिए। उसके मुंह से अपने लिए ब्रदर इन लॉ सुनकर जिंगचो को सुकून हुआ और वो कहने लगा वो उसको दोबारा से 5 मिलियन दे देगा, अभी वो वहाँ से चला जाए। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वंशी को किसी की कॉल आई। जब उसने कॉल अटेंड की तो उसको बताया गया कि वनियन भाग गई थी और उसने ग्रैंडमा को किडनैप कर लिया था। इस वक्त वो दोनों साउथ में मौजूद वेयर हाउस में थे। वंशी ने ये बात जिंगचो को बताई और वो दोनों जल्दी से वेयर हाउस चले गए। वंशी ने वनियन से कहा कि वो ग्रैंडमा को छोड़ दे, वो ग्रैंडमा के लिए खुद को एक्सचेंज करेगी। वनियन बोले कि उसको एक स्पोर्ट्स कार और 50 मिलियन भी चाहिए। जिंगचो ने फौरन से उसके सामने वो सब कुछ अरेंज करवाया तो वंशी उसके पास जाने लगी और उसने ग्रैंडमा को छोड़कर वंशी को पकड़ लिया। जिंगचो ने असिस्टेंट से कहकर ग्रैंडमा को वहाँ से भिजवा दिया। वंशी ने वनियन को बातों में लगाया तो जिंगचो ने पिछली तरफ से आकर उसके हाथ से नाइफ ले ली और उसके ऊपर गन तान ली। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट गार्ड के साथ वहाँ पर आई तो जिंगचो ने वनियन को उनके हवाले कर दिया और वहाँ से ले जाने को बोला। फिर उसने वंशी को हक किया और कहने लगा कि उसको लगा था वो उसको दोबारा से खो देगा। वंशी ने इस बात का मतलब पूछा तो उसने बताया कि वो वही लड़का है जो बचपन में उसके साथ था। वो दोनों एक साथ गुंडों से भागे थे और उन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। ये बात सुनकर वंशी ने उसको फिर से हक कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल में थे। वंशी उन्हें मेडिसिन देती है ताकि उनकी डिजीज ठीक हो सके और वो उनको बता सके कि उनकी शादी कैसे हुई थी। ग्रैंडमा ने बताया कि वो दोनों जब गुंडों से भागे थे तो उसके बाद से जिंगचो हमेशा वंशी को ही याद करता रहता था। ग्रैंडमा को पता था कि वो वंशी के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने वंशी को ढूंढना शुरू कर दिया और जब उन्हें वंशी मिली तो उन्होंने उसकी पिक्चर लेकर उन दोनों के सर्टिफिकेट तैयार करवा लिए। वंशी पूछने लगी कि उसको इस बारे में क्यों याद नहीं तो ग्रैंडमा ने कहा कि वो एक सीक्रेट है। इसके बाद जिंगचो ने वंशी से पूछा कि क्या अब ऐसा हो सकता है कि वो लोग डाइवोर्स ना लें बल्कि एक साथ रहें। वंशी ने हाँ बोला तो ग्रैंडमा ने उन दोनों को गले से लगा लिया और एंड पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ग्रैंडमा क्लब में बैठी वंशी को देख रही थी। वंशी बहुत ज्यादा ड्रंक थी और ग्रैंडमा उसकी बचपन की पिक्चर उसके साथ मैच करते हुए सोच रही थी कि आखिर उन्होंने वंशी को ढूंढ ही लिया। वो उठकर वंशी के पास गई और उसे पूछने लगी कि क्या वो उनकी डॉटर इन लॉ बनेगी। वंशी क्योंकि ड्रंक थी तो पूछने लगी, डॉटर इन लॉ, क्या आपके पास घर है? उन्होंने हाँ बोला तो वंशी ने उनके साथ हाथ मिलाकर डील कर ली और यहीं पर हमारा ये ड्रामा भी एंड हो गया। आपकी आज के ड्रामा के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और अमेजिंग ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।